हाँ जी, सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का। संदीप गर्ग सर के बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व क्वेश्चन, उन सबका क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। इसके पीछे के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके बाद वाले क्वेश्चन डे बाय डे अपलोड हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस है अनसॉल्व क्वेश्चन, उन सबका सॉल्यूशंस अपलोड हो रहा है। तो जिसको भी कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी समझ में ना आए, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सअप से मेरे साथ जुड़ सकते हो। आंसर शीट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप का लिंक हो, उन सब पे जाके आंसर शीट भी आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चंस 2024 में आया था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पे सेट भी लिखा हुआ है, सेट कौन सा है 5853। ओके, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एन वी ए एट एफ सी निकाल लीजिए, ऑल्सो नोन एज एन डी पी एट एफ सी। इसको एन डी पी एट एफ सी भी बोलते हैं, एक ही बात है, जो मर्जी आप बोल लीजिए। तो सेम इसमें क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो कह रहा है फिक्स कैपिटल गुड दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 ईयर। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना उसने डेप्रिशिएशन नहीं दिया है। जो बच्चे के पास अकाउंट्स है उन लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स होता है ना, फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय उसके लाइफ से डिवाइड कर देते हैं तो डेप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे उसने 5 साल लाइफ दिया हुआ है, लाइफ कितनी है 5 ईयर और कॉस्ट है 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे ना तो 3 जो है ना, 3 करोड़ या 3 लैक्स, ये लैक्स में है तो 3 जो है आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा। ओके, तो इस बार डेप्शन इस तरीके से अलग से निकालना है। फिर कह रहा है डोमेस्टिक सेल है, फिर कह रहा है चेंज इन स्टॉक है, एक्सपोर्ट है। वेन एवर डोमेस्टिक सेल इज गिवन यू नीड टू ऐड एक्सपोर्ट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दिया हुआ है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फिर है नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो नोन एज NIT। अब आपको आसान लगेगा क्वेश्चंस, पहले पढ़ने में मुश्किल होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे देता है। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस को टफ बनाना होता है तो कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देता है। तो इस चीज़ के लिए ही आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो आइए ज़रा यहाँ पे करते हैं ज़रा। हाँ जी, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, GDP एट MP निकालना है। इसके लिए फार्मूला आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल कितनी दी हुई है सर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ही बोला उसने डोमेस्टिक सेल और एक बोला है एक्सपोर्ट, तो दोनों सेल टोटल सेल ले रहा होता है। तो जो विदेश में बेचते हैं ना वो भी सेल ही होता है, बस उसको टर्म बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दोनों को आपको ऐड करना होता है, 220 + 10 दैट इज योर सेल्स। ओके, फिर आपको लेना है क्या, फिर आपको चेंज स्टॉक बोला हुआ है तो चेंज स्टॉक कितना हो जाएगा सर चेंज स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है कहाँ दिया हुआ है, हाँ जी, चेंज स्टॉक इज वेयर, ये रहा थर्ड वाला है चेंज स्टॉक माइनस का 10। सर माइनस का 10 है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में आप भी -10 लिख लो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज ऑल्सो नोन एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो है ना, यही आपका क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो इसे आप 100 यहाँ पे लिख लीजिए, 230 -10 -100, तो आपका 230 -110। या फिर आप पहले ऐसे भी लिख सकते हो 230 -10 220 -100, तो ये आपका आ जाएगा 120 रुपीज़। और इस बार लैक्स में है तो लैक्स लिखना ज़रूरी है। GDP एट MP आ गया। अब आपको क्या निकालना है, NDP एट FC। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, चेंज फार्मूला, याद है चेंज फार्मूला। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT को आपको माइनस करना है। तो सर क्वेश्चन में NIT तो गिवन था 20, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना आया है 3, कैसे आया है तो इसको भी आपको करके दिखाना है। तो पहले तो आप लिख लीजिए 120 -3 और NIT है आपका 20 है ना, तो इसे लिख लीजिए 20, ये आपका आ जाएगा 97 रुपीज़ लैक्स। और आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, तो डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू, ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स, लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये 15 था डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो 3 लैक्स का क्या है डेप्रिसिएशन। ये आप लिख के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आप दिखा दोगे, तब आपको क्या है फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से 97 लैक्स जो है आपका सॉल्यूशन आएगा, NDP एट FC इक्वल्स टू 97 लाख। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आंसर शीट के लिए आप लिंक में जाके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कैलकुलेट सेल्स। इस बार सेल्स पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
क्या कह रहा है, सबसे पहले दिया हुआ है सब्सिडीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर कह रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी दिया हुआ है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सर नेट वैल्यू एडेड जब भी देखो ना वो आपसे जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी ये सब नहीं पूछेगा, बीच के कोई चीज़ पूछेगा, लाइक सेल्स पूछ दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछ दिया, या फिर आपसे वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ देगा ना, तो वो फिर आपको इस तरीके से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये क्या है, बेसिकली एनडीपी एट एफसी है आपको। तो पहले तो इससे आप क्या निकालोगे, जीडीपी एट एमपी निकालोगे, क्योंकि जीडीपी एट एमपी में ही सेल वाला फार्मूला होता है, और फिर जाके दोबारा से जीडीपी एट एमपी लिखोगे सेल्स वाले फार्मूले का। ये चेंज इन फार्मूले से आप निकाल लोगे, पहले जीडीपी एट एमपी कुछ वैल्यू आ जाएगा, दोबारा से जीडीपी एट एमपी लिखेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इनपुट कंजम्पशन, फिर जाके सेल की वैल्यू आएगी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 11 है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे लिखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 11। सबसे पहले हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी फ्रॉम एनडीपी एट एफसी, यानी चेंज फार्मूले से, फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, प्लस डेप्रिसिएशन एंड प्लस एनआईटी करेंगे, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। ठीक है सर, अब वैल्यू पुट कर लीजिए। एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है 2000, ठीक है, एनडीपी एट एफसी 2000। सर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन वेयर इज डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं, 700। तो सर हमने 700 लिख लिया। ओके सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या डायरेक्टली दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ नहीं है, उसकी जगह पे एक तो सब्सिडी दिया हुआ है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस है नहीं है, सर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया, कंजम्पशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, दिस इज कॉल्ड आईसी। इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि हमारे काम का नहीं है, फालतू का दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इक्वल्स टू होता है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 2000 प्लस 700 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है तो उसको जीरो मान लीजिए, और सब्सिडीज कितना दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे आप 200 लिख लीजिए। ठीक है, लक्ष्मण रेखा जरूर लिखना, ब्रैकेट लगा के करना है, नहीं करोगे तो आपसे सॉल्यूशंस आने के चांसेस गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस में आ जाता है, कई बच्चों का ये गलती होता है। तो आप ब्रैकेट लगा के करना, कभी भी कोई गलती नहीं होगा। लैक्स में है तो सर इसको रुपीज़ करोड़ की जगह पे लैक्स लिख लेना। तो ये तो जीडीपी एट एमपी आ गया। सर हमें तो सेल निकालना था सर, ऑलवेज रिमेंबर जितने भी क्वेश्चन है उसे हम लोग कितने 2 स्टेप में सॉल्व करते हुए आ रहा है। तो दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीडीपी एट एमपी ऑलरेडी 2500 आ गया है, अपने को सेल्स चाहिए तो सेल्स को सेल ही लिखना, एक्स वाई लेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, चेंज स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है, क्लोजिंग 600 माइनस ओपनिंग 100। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑल्सो नोन एज परचेजेज, तो ऑलरेडी गिवन है 3000, तो 3000 लिख लिया हमने। तो आ जाइए, सेल्स प्लस 500 माइनस 3000, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2500 है। अब इसे आप ऐसे भी कर लो, सेल्स प्लस ये प्लस माइनस हटा देंगे तो 2500 आ जाएगा। अरे ये जीरो कैसे आ गया, 1 मिनट चेक करने दो, जीरो कैसे आ गया। हाँ जी, डेप्रिसिएशन हमने 700 लिखा है, कुछ ऊपर में डेफिनेटली लिखा था, हाँ 700 लिखा था। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज भी लिख लिया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 3000। ठीक है जी, माइनस प्लस और सेल अपने को चाहिए, और ये 2500 आया है, 1 मिनट, ठीक है, सही है भाई, सही है, गुड। तो यहाँ पे आ जाइए जी, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, हाँ जी। तो ये आ गया सेल्स 2500, मैंने कहा गड़बड़ क्या हो गया, सेल्स 2500, अब ये इधर आएगा तो 2500 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये 5000 आ जाएगा। तो सेल्स, तो हेंस लास्ट में लिख लेंगे सेल्स बराबर 5000 रुपीज़ एंड लैक्स। तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया, सेल्स इक्वल्स टू 5000 लैक्स। तो ये है आपका सॉल्यूशंस प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 12। तो सपोज ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से करना है। इसमें कह रहा है सपोज फॉर्म ए सोल्ड टिम्बर प्रोड्यूस्ड इन इट्स फॉरेस्ट, जंगल में उसने प्रोड्यूस करा, जंगल में अपने आप पेड़ होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, टू फॉर्म बी ₹1000 एंड फायर वुड टू कंज्यूमर फॉर फ्यूल ₹500। तो फॉर्म ए ने 1000 और 1500 में क्या कर दिया है, बेचा है किसको, टिम्बर को, जो कि जंगल में हुआ था, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में उगाने के कोई इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं आया, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट हम जीरो मानेंगे, नील।
तो सीधा सीधा वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए कितना हो गया, 1000 प्लस 500 1500। फिर आगे कह रहा है क्या, बी कन्वर्टेड लॉग्स इनटू स्लीपर्स एंड पार्टली सोल्ड डेम टू द फर्नीचर मेकिंग फॉर्म सी 800 रुपीज एंड द रिमेनिंग टू प्राइवेट कंज्यूमर 700। तो बी का 800 और 700 रुपये तो क्या हो गया, सेल हुआ, तो 1500, और इसमें से माइनस बी ने जो खरीदा है ना, इसको 1000 रुपये में फायरवुड खरीदा था, तो 1000 रुपये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा फॉर्म बी के लिए। तो 1500 माइनस 1000, तो फॉर्म बी का आउटपुट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 500 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर्म सी आउटपुट मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं, तो वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड का इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करना होता है, तो वैल्यू एडेड मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए, वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म बी मैंने बताया आपको। फिर कह रहा फॉर्म सी सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹1000 टू प्राइवेट कंज्यूमर एंड रिमेनिंग टू गवर्नमेंट ऑफिस 500। तो फॉर्म सी ने 1000 रुपये और 500 टोटल 1500 रुपये का सेल किया, उसमें से माइनस क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्म सी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने की है, तो पार्टली सोल्ड टू फर्नीचर सी 1000, 800 रुपये फॉर्म सी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो 1500 माइनस 800 कर देंगे तो कितना 700 आ जाएगा। तो वैल्यू एडेड फॉर्म ए का, बी का, सी का आएगा, और उसने पूछा भी है क्या, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए अलग निकालिए, फॉर्म बी अलग, फॉर्म सी, और लास्ट में टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट तो तीनों का जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू एडेड नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा हुआ है, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। इसमें चेंज स्टॉक कुछ है नहीं, सारे सेल्स है, तो फॉर्म ए का ये आप जोड़ देना, ठीक है, फॉर्म बी के लिए 800 जोड़ देना और 700, 1500 ये हो गया, फॉर्म सी का भी 15, अच्छा तीनों का 1500 आउटपुट है, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 तो 45। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग, समझ आ गया होगा आई होप आपको। क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट देता है ना, तो कई बार बच्चों को ना टफ लगता है कि सर ऐसे कैसे दे दिया, बट क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा है वैल्यू एडेड निकालिए, वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए है, तो ये फॉर्म ए का पूछा है, आगे फॉर्म बी का पूछेगा, सबके लिए हमारे पास सेम रहेगा। यहाँ फार्मूला आप सिंपल लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ जी, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हाँ जी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, स्टॉक है ये लिखा हुआ, ओके, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। फॉर्म बी के लिए भी यही हो जाएगा और फॉर्म सी के लिए भी यही फार्मूला हो जाएगा, है ना, फॉर्म बी के लिए भी यही, फॉर्म सी के लिए भी यही। तो मैं एक ही बार कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने तीनों का लिख दिया है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसमें सबका लिख लीजिए, तो सेल चेंज इन स्टॉक तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सेल है, इसका तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, ये चेंज इन स्टॉक भी 0 है, और इसके लिए सेल कितनी है, देखिए फॉर्म ए ने एक तो 1000 रुपये और 500 रुपये बेचा है, तो 1000 रुपये बेचा और 500 बेचा, 1000 रुपये का बी को बेचा है और 500 रुपये कंज्यूमर को बेचा है, कोई बात नहीं। फॉर्म बी ने सेल किया है सी को 800 रुपये का और 700 रुपये को कंज्यूमर को बेचा है, तो फॉर्म बी का यहाँ पे लिख लीजिए 800 प्लस 700 सेल है, चेंज स्टॉक कुछ भी नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसके लिए हो जाएगा कितना 1000, क्यों, क्योंकि जो बी को बेचा है ए ने, जो बी को बेचा है ए ने, यहाँ पे बी भी लिख लेना है और यहाँ पे सी लिख लेना है, ये बी के लिए है और ये सी फॉर्म का है, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपये में ए ने बी को बेचा वही यहाँ पे हमने लिखा है इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये जो सी को बेचा है 800 में बी ने, वही यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा यहाँ पे 800 रुपये, और चेंज इन स्टॉक तो 0 है, और सेल जो है इसने भी 2 को सेल करा है, कितने कितने रुपए का, 1000 प्राइवेट कंज्यूमर को और गवर्नमेंट को भी करा है 500 रुपये का, तो ये 1000 है और ये 500 है। तो इस तरीके से तीनों का क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं बल्कि वैल्यू एडेड आएगा, फॉर्म ए का भी, फॉर्म बी का भी, फॉर्म सी का। तो इसका तो सीधा सीधा 1500 आ गया, रुपीज़ लैक्स है तो लैक्स, करोड़ है तो करोड़, नहीं सीधा सीधा रुपीज़ दिया हुआ है तो रुपीज़ हम लिख लेंगे। इसका भी 1500 आया है, 1500 नहीं, 1500 में से 1000 गया तो इसका तो 500 आया है, और इसका कितना आ गया 1500 माइनस 800 तो इसका 700 आया है। तो ये देखिए ये 1500 ए का, 500 बी का और 700 सी का आया है, रुपीज़ लगा लेना है। ये वैल्यू एडेड आया है फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी का। अब उसने बोला हुआ है कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सीधा सीधा सेल होता है टोटल, ठीक है, सीधा सीधा सेल होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू क्या होता है सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम घटाते नहीं है, तो इसमें तो चेंज इन स्टॉक सबका जीरो है, ठीक है। तो सबके सेल्स लिख लेना है, सेल्स ऑफ फर्म ए, सेल्स ऑफ फर्म बी, सेल्स ऑफ फर्म सी, मतलब सर सबका सेल लिख दीजिए, चेंज इन स्टॉक तो कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए ये सबका जोड़ देना है, सिंपल सिंपल ऐड कर देना है। तो ये आ गया आपका फर्म ए का 1000 प्लस 500, फॉर्म बी का कितना है 800 प्लस 700, फॉर्म सी का कितना था, इसका भी 1000 प्लस 500 है, तो ये टोटल 4500 रुपीज़ आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए जरा, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है क्या, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 प्रोड्यूसर ए बी सी डी इन एन इकॉनमी। ए सेल्स 300 वर्थ ऑफ हिज आउटपुट टू बी, 200 वर्थ ऑफ हिज आउटपुट टू सी, 500 वर्थ ऑफ आउटपुट टू हाउस होल्ड। द सेल्स ऑफ बी टू ए सी डी वर्थ रुपीज 400, 200, 300 respectively, and C sales to A B D output worth rupees 100 each. Sales by C to household worth rupees 900 and D sales to household output worth rupees 700। मतलब कि ध्यान से देखना, ये 4 प्रोड्यूसर्स हैं, ए ने बी को भी बेचा है, सी को भी बेचा है और हाउस होल्ड को भी बेचा है। बी ने क्या किया है, ए सी डी तीनों को बेचा है, और सी ने क्या किया है, ए बी डी तीनों को बेचा है। और उसके अलावा सेल बाय सी टू हाउस होल्ड को भी उसने सी ने बेचा है, डी ने हाउस होल्ड को भी बेचा और सिर्फ हाउस होल्ड को ही डी ने बेचा। कह रहा है क्या, हिज एक्सपोर्ट आर वर्थ रुपीज 300 वाइल स्टॉक वर्थ रुपीज 200 रिमेन अनसोल्ड विद डी। ये डी का है, डी का डेटा यहाँ से यहाँ दिया हुआ, डी ने हाउस होल्ड को बेचा और उसने एक्सपोर्ट भी करा है और कुछ उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी। फिर आगे कह रहा है क्या है, एस्टिमेट दी वैल्यू एडेड बाय ए बी सी डी सेपरेटली एंड ऑल टुगेदर। तो पहले अलग अलग निकालिए फिर एक साथ जोड़ दीजिए। ओके, कैसे निकालेंगे आइए जरा क्विकली स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है ना, ऑफ किसका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए, मतलब फार्मूला लिख लीजिए, वैल्यू एडेड का मतलब सिंपल जीडीपी एट एमपी होता है, ठीक है, ऑफ फॉर्म ए, यानी कि जीडीपी एट एमपी ही निकालना है आपको। फॉर्म ए का पहले निकालेंगे, तो इसलिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इनवर्ड कंजम्पशन, फार्मूला वही लिखना है सेम। फॉर्म ए के लिए ए वाला लिखेंगे, बी के लिए बी वाला लिखेंगे। मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारे फार्मूले ताकि आसानी रहेगी। हाँ जी, तो मैंने ये फार्मूला लिख लिया है सभी फॉर्म के लिए। ये हो गया आपका फॉर्म ए, ये हो गया फॉर्म बी, ये हो गया फॉर्म सी एंड ये हो गया फॉर्म डी। तो तीनों फॉर्म का एक साथ हम लोग निकाल लेंगे अलग अलग, और फिर लास्ट में एक साथ निकाल लेंगे तो आपके क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म ए का, तो ए ने किसको बेचा है, 300 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये। तो लिख लीजिए फटाफट, 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। चेंज इन स्टॉक है क्या इसका, जीरो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है क्या, जीरो है। सर इसका ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीरो नहीं है सर इसका ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। क्यों सर, क्योंकि सी ने किसको बेचा है, ए को, तो ए के लिए वो परचेजेस हो जाएगा, ठीक है ना। सी ने ए को बेचा है और सेल ऑफ बी टू ए, बी ने भी ए को बेचा है, तो ए ने जो परचेज किया बी से और सी से, उन दोनों को लेस कर लीजिए। तो लेस कर लेंगे, कहाँ पे आ जाएगा, देखिए जी 100 रुपये तो ये हो गया, और बी ने ए को जो बेचा है वो 400 रुपये, तो 400 और 100 रुपये, ये दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 500, 1000 माइनस 500, तो ए का तो रुपीज़ 500 आ जाएगा, ठीक है। लैक्स होगा लैख, करोड़ होगा करोड़, रुपीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ रुपीज़, ए का आ गया। अब हम बात करेंगे बी का। बी के लिए सेल कितनी है सर, बी ने सेल किया 400, 200, 300। तो पहले तो ये लिख लीजिए 400, 200, 300। चेंज स्टॉक तो जीरो है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ये सेल है टोटल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी ने किस से परचेज किया सर, ए ने बी को सेल करा था, ए ने 300 रुपये का बी को सेल करा है, तो एक तो 300 रुपये हो गया, ठीक है। उसके अलावा सी ने भी बी को बेचा है कितने, 100 रुपये, तो 300 और 100 रुपये, तो यहाँ पे 300 प्लस 100 रुपये, तो 400 लेस कर लेंगे, 4 2 6, 6 और 3 9, 900 माइनस 400,
तो इसका भी 500 आ गया। ठीक है, इसका भी आपका कितना 500 आ गया। अब सी की बात करेंगे, सी ने कितना सेल करा है सर, द सेल ऑफ सी टू ए बी सी डी 100 रुपीज़ ईच, तो 300 रुपये तो ये आ गया। और सी ने हाउस होल्ड को भी बेचा है 900 रुपये का, तो एक तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 100 रुपये ईच है ना, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 900, तो तीनों को बेचा है, प्लस चेंज स्टॉक 0 है। इंटरमिट कंजम्पशन, तो ए ने सी को कितने का बेचा था, देखिए जी ए ने सी को 500 रुपये का बेचा था, तो इंटरमिट कंजम्पशन ऑफ सी 500 रुपये है। फिर उसके अलावा बी ने भी सी को बेचा था, सर बी ने सी को बेचा था कितने का, 200 का, तो 500 और 200, और सी तो है ही, डी ने सी को बेचा था क्या, तो डी ने सी के नहीं बेचा था, तो 500 और 200, तो यहाँ पे आप लोगों लिख लो 500 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 3 और 1200 माइनस 700, 12 माइनस 7, ये भी 500 आ रहा है क्या, 9 और 3 12, 12 माइनस, नहीं नहीं रुको रुको रुको, ये जो है सी को नहीं रुको 200 है ना, ए ने सी को 200 का बेचा था और बी ने सी को बेचा है 200 और 200, ये 200 और 200, तो ये 400 आएगा 400, तो ये आपका 800 रुपीज़ का है। तो सी का जो वैल्यू एडेड है वो 800 रुपीज़ आया है, बी का 500 आया है और ए का भी 500 आया है। इसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, डी के लिए। तो डी का देखिए, डी ने कितने कितने सेल करे हैं, डी ने सेल करे हैं 700 रुपये हाउस होल्ड को, एक्सपोर्ट करा है 300 रुपये का, और 200 रुपये का स्टॉक अभी भी है, तो पहले ये लिख लीजिए, सेल जो करा है 700 प्लस 300 प्लस अभी भी 200 का क्लोजिंग स्टॉक है उसके पास। और डी ने परचेज किस किस से करा है, तो डी का परचेज इसमें ढूंढ लो भैया, ए ने जो डी को बेचा था, ठीक है, डी को बेचा था, इन्हें नहीं बेचा था, सर बी ने बेचा था डी को कितने का, 300 रुपये का डी को, और सी ने भी डी को बेचा था कितने रुपये का, 100 रुपये, तो 300 और 100 रुपये इसमें आ जाएगा, माइनस 300 प्लस 100, 7 और 3 1000 प्लस 200 माइनस 400, तो ये आपका आ गया कितना, 6 और 2 8, 800 रुपये, तो इसका भी 800 आ गया है। अब अगर इसने बोला है टोटल निकालो, तो 500 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 800, तो 8 8 16 16 और 1000 2600 रुपीज़। तो ये था सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, क्योंकि ना ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रख लेना, ए ने अगर बी को सेल किया तो ए के लिए सेल होता है और बी के लिए वही परचेज होता है, बी ने सी को दिया तो सी बी के लिए सेल, लेकिन सी के लिए वही परचेज होता है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना होता है। ओके, तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, यहाँ से आप आंसर भी वेरीफाई करा सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन का एग्जाम है, यूटीज़ हैं या प्री बोर्ड आ रहे हैं, उन सबको मेरा ऑल द बेस्ट। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन 14 और 15 बचे हुए रिमेनिंग, जो कि इसी मेथड पे बेस्ड हैं, इसी टाइप का, इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। उसके बाद इनकम मेथड के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन 14 और 15 भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आ जाओ जी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है, सपोज फॉर्म ए सोल्ड रॉ मटेरियल टू फॉर्म बी ऑफ ₹1000 एंड टू सी 600। तो यानी ये ए का क्या है, सेल है 1000 और 600, लेकिन ये बी के लिए यही परचेजेस होगा और सी के लिए भी परचेजेस हो जाएगा। फॉर्म बी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट पार्शली टू प्राइवेट कंज्यूमर फॉर ₹800 एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट वाज एक्सपोर्टेड 600। तो बी के लिए 800 और 600 दोनों मिला के सेल है। फॉर्म सी पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट 500 एंड फॉर पब्लिक कंजम्पशन एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट वर्थ ₹500 वाज अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट इट। तो ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी। सेम क्वेश्चन 13 करा है, उसी टाइप का है यहाँ पे। आगे आइए, अज्यूम दैट फॉर्म ए बायज नो रॉ मटेरियल, ए ने कोई भी बाय नहीं करा, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ए के लिए 0 है। फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी एंड फॉर्म सी एंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब वही टोटल, आपको टोटल कर देना है, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, फॉर्म ए, फॉर्म बी का। तो आइए ज़रा जी, तो यहाँ पे आ जाइए ज़रा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन 13 करा था, सेम इसको एक काम करते हैं, फार्मूला जो है मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ए बी सी तीन ही का है ना, इस बार 3 का ही है। यहाँ पे 13 नंबर में 4 फॉर्म थे, इस बार जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में 3 ही फॉर्म, तो तीनों के लिए मैंने फार्मूला कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ से अमाउंट सारे हटा देंगे, ठीक है, अमाउंट हटा देंगे, फार्मूले मैंने कॉपी कर लिए, ठीक है सर, फार्मूले कॉपी कर लिया, अमाउंट हटा दिया। ओके सर, इसको सही से लिख लो, ए बी सी डी। तो ये है फॉर्म ए का, ये है बी का और ये है आपका सी का, ठीक है।
और ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो आ जाइए फॉर्म ए के लिए। सबसे पहले फॉर्म ए का हम लोग करेंगे। तो फॉर्म ए का 1000 और 600 रुपये, तो सीधा सीधा आपने लिख लेना है सेल है 1000 और 600 रुपये। चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में बता दिया है कि 0 है, तो ये आपका 1600 रुपीज़ आ गया। अब हम फॉर्म बी की बात करेंगे। फॉर्म बी के लिए, फॉर्म बी का यहाँ पे आ जाओ जी। फॉर्म बी ने सेल करा है पार्टली 800 रुपये का और साथ साथ में 600 रुपये का, तो 8 और 6 कितने हो जाते हैं, 1400 हो जाते हैं। लेकिन उसने ए से 1000 रुपये का बाय भी करा था, तो यहाँ पे 800 प्लस कितने 800 था ना, प्लस 600 ये इसकी सेल है। चेंज स्टॉक तो 0 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका 1000 रुपये है जो कि उसने ए से खरीदा था, तो 1400 माइनस 1000 इक्वल्स टू ₹400। तो बी के लिए तो ये आ गया। सी की बात करते हैं अब। सी का सेल कितना है, तो सी ने क्या किया सेल, 500 रुपये पब्लिक कंजम्पशंस को और 500 का उसने अनसोल्ड स्टॉक है, तो 500 का इसने पब्लिक को बेचा, ठीक है, गवर्नमेंट को 500 का एंड 500 का अनसोल्ड है। और साथ में सी ने खरीदा कितने का है, खरीदा है ए से खरीदा था 600 रुपये का, तो 500 प्लस 500, ठीक है। कैसे सर, ये सेल नहीं है 500, सर सेल तो सिर्फ और सिर्फ 500 है और इस बार क्लोजिंग स्टॉक है 500 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितने, ओपनिंग स्टॉक 0 था तो चेंज स्टॉक हमने सीधा सीधा 500 ले लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है 600 है, क्यों, क्योंकि इसने खरीदा था कितने रुपए का, ए से खरीदा भी था 600 रुपये का, तो उसको हमने माइनस कर लेना है एज ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 400 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सी का आ जाएगा। 1600 400 एंड 400। अब इसने बोला टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालिए। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जो उसने कंज्यूम करा, कंजम्पशन पे जो खर्चे करे हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए, आइए कैसे निकालते हैं, आ जाइए यहाँ पे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायरमेंट है, सॉरी 14 का, टोटल एक्सपेंडिचर आपको निकालना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। ओके सर, यहाँ पे लिख लीजिए कंजम्पशन। तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना, इसने क्या बोला, जो बी ने सेल किया है, बी ने किसको सेल किया है, प्राइवेट कंजम्पशन फॉर 800, ओके। और सी ने पार्टली प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट को बेचा 500 फॉर पब्लिक कंजम्पशन। तो ये जो है ना, ये कंजम्पशन वाला यही है, 800 रुपये और गवर्नमेंट कंजम्पशन। तो टोटल कंजम्पशन वो सेल जो कंजम्पशंस के लिए हैं, तो 800 प्लस 500, तो ये आपका 1300 रुपीज़ का क्या आ गया, टोटल कंजम्पशन आ गया। तो इस बार ये टोटल सारे जोड़ने नहीं थे, टोटल वैल्यू एडेड नहीं पूछा था, ना ही टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा था, इसने टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा था। तो हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर लिया है, इस तरीके से ऐड कर लिया। तो ये है क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशंस। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन 15 रीड कर लीजिए। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एंड द फाइनल सेल इज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन ए बी सी एंड डी आर 4 इंडस्ट्रीज। इस बार इंडस्ट्री दे दिया, फॉर्म इंडस्ट्री एक ही बात होती। ए सेल्स टू बी फॉर 20,000, बी हुज वैल्यू एडेड इज ₹40,000, सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी, यानी कि जो वैल्यू एडेड है 40 का, ठीक है, और इसने खरीदा था 20,000 में। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। इसमें आपको ध्यान से करना पड़ेगा कि भैया ए ने बी को बेचा 20,000 का और बी ने उस पर वैल्यू ऐड किया और एडिशन 40 का, तो ये हो गया टोटल 60,000 का हो गया सामान बी का। इसमें से हाफ बेच दिया है, तो 30,000 रुपये में वो किसको बेचेगा, सी को, एंड अनदर हाफ टू डी, और 30,000 में डी को बेचेगा। तो 60,000 का सेल आएगा बी के लिए। आई कह रहा सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी, सी ने डी को बेच दिया, एंड डी इज हुज वैल्यू एडेड इज 30,000। तो डी के पास तो 30,000 का बी से आया था, प्लस 30,000 सी से आया था, प्लस इसका 30,000 क्या है, वैल्यू एडिशन है, तो टोटल ये 90 का हो गया। सेल ऑल इट्स आउटपुट टू फाइनल प्रोडक्ट 1,30,000। अब 1,30,000 में उसने क्या कर दिया है, पूरा अपना सामान बेच दिया।
और 1,30,000 में बेचा, लेकिन इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 90 के है। तो वैल्यू एडेड बाय सी पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड कितने का हुआ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड हुआ है 40,000 का, नहीं ये तो लास्ट का है, ये सी का पूछा ना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड ऑफ सी पूछा। तो वैल्यू एडेड ऑफ सी पूछा हुआ है, तो सी के लिए तो यहाँ पे आ जाइएगा वैल्यू एडेड बाय सी। व्हाट इज दी वैल्यू एडेड बाय सी, यहाँ पे डी होना चाहिए था, सी पूछ दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, आइए जरा सॉल्यूशंस करते हैं, है ना। तो वैल्यू एडेड ऑफ सी बोला है ना, तो अपने को सिर्फ सी पे ध्यान देना है। आ जाइए, व्हाट इज दी वैल्यू एडेड, सर वैल्यू एडेड इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिर्फ सी पूछा है तो हमें सी के बारे में ध्यान देना। आइए जी सी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जब देखोगे ए ने बी को बेचा 20 का, बीज हुज वैल्यू इज 40,000, बीज हुज वैल्यू एडेड इज 40,000, बी का वैल्यू एडेड कितना है 40,000 है। सेल हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी, तो सी के पास इसका आधा आ गया है, एंड अनदर हाफ टू डी, तो डी से मतलब नहीं है, सी वाले का मतलब। सी सेल ऑल इट्स आउटपुट टू डी, सी ने सारा का सारा डी को बेच दिया है, कितने का बेचा वो नहीं है। एंड डीज हुज वैल्यूज एडेड इज रुपीज 30,000, ठीक है, वैल्यू एडेड है 30,000 का। सेल ऑल इट्स आउटपुट टू फाइनल प्रोडक्ट, तो इसमें उल्टा करना पड़ेगा। पहले तो एक काम करो, ये 1,30,000 जो बेचा है, इसमें से जो डी ने वैल्यू ऐड किया है 30, उसको लेस करिए तो 60 आ जाएगा, दैट इज नहीं 130 माइनस 30, तो 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है 1 लाख। फिर 1 लाख ये है क्या, बेसिकली डी का जो उसने क्या किया है, डी ने खरीदा है किससे, सी से, तो सी का ये आ जाएगा आपका क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। और इसमें से उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दीजिए। सी ने खरीदा कितने में है, किससे, बी से, बीज हुज वैल्यू एडेड इज, हाँ जी 40 और 60, तो यहाँ पे आ जाओ जी। अब देखो यहाँ पे समझाने के लिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, इसने क्या किया, ए ने कोई सामान है जिसको उसने बेचा है, किसको किसको, ए ने जो बेचा है बी को, ए ने किसको बेचा है, सबको नहीं बेचा है, ए ने बी को बेचा है, ए ने बी को बेचा है। तो यहाँ पे देखिए इसको समझ लीजिए, ए ने बी को बेचा कितने में 20,000 में, ठीक है, तो बी के पास तो 20,000 आ गया, बी ने इस पर 40,000 रुपये और वैल्यू एडिशन किया, और इसने किसको बेच दिया है, इसने सी को बेच दिया, सी को, तो सी के लिए ये कितने रुपये का पड़ा 60,000 का, सी ने इसको खरीदा कितने में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60,000 का। अब सी ने डी को बेच दिया, डी को यहाँ पे दिया हो ना, डी को बेच दिया है, कितने में बेचा ये नहीं बताया उसने, सी ने डी को बेच दिया। अब डी ने क्या किया, इस पे और वैल्यू ऐड कर लिया, डी ने 30,000 रुपये वैल्यू ऐड किया, और ख़रीदा है सी से कितने में ये नहीं पता, और इसने बेचा है मार्केट में कितने का, 1,30,000 रुपये का इसने सेल कर लिया या एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो मार्केट में इसने 1,30 का बेच दिया। अब हमें निकालना है सी का वैल्यू एडेड, तो हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे, देखिए वैल्यू एडेड बाय सी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 1,30,000 है ना, इसमें से हमने ना ये 30,000 रुपये घटा दिया, तो ये जो है ना ये डी के आ जाएगा, क्या डी के लिए एक तरीके से परचेजेज या यू कैन से सेल ऑफ सी आ जाएगा, ये सेल ऑफ सी, और इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि स्टॉक तो है नहीं कुछ भी, तो 1 लाख माइनस 60,000 इंटरमीडिएट कंजम्पशन है सी का, तो 40,000 रुपीज़, बोलिए रुपीज़ इन लैक्स, करोड़ क्या है, तो इसलिए वैल्यू एडेड ऑफ सी ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो जी देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे, ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया ये तो बना ही दिया मैंने, एक काम कर लीजिए, इसको ना यहाँ नीचे लिख लीजिए, ठीक है, इसको ना आप यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ जी, सबसे पहले लिख लीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सी, सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 20,000 प्लस 40,000, तो ये तो 60,000 हो गया, क्योंकि जो बी ने इसको बेचा है, जो बी ने इसको बेचा वही इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा रुपीज़, ठीक है 60,000, ओके सर ठीक है। अब जो डी है, डी ने किसको बेचा 1,30 में बेचा, तो डी के लिए परचेजेज कितना होगा, परचेजेज बाय डी या इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, ठीक है, आप ये मान के चल सकते हैं इंटरमीडिएट
कंजम्पशन ऑफ फॉर्म डी, तो 1,30,000 माइनस 30,000, तो 1,00,000 ये डी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन आया, तो डी का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वही क्या होगा, सी का सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेल ऑफ सी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सेल ऑफ सी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यही क्या है, सी का सेल है, सेल ऑफ फ्रॉम सी। तो ये आपको इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 आप बोलो, ठीक है, इसको समझ के और फिर इसको करना। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सबका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्जाम आ रहा है।